हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस साइड अंजू प्रजापति। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि सीए रिज़ल्ट के बारे में और हमें आगे क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए जिससे हमारा इस अटैम्प्ट जो आने वाला अटैम्प्ट है, जो नेक्स्ट अटैम्प्ट है, वो हमारा इस बार क्लियर हो जाए। तो इस बार जो रिज़ल्ट आया था बहुत अच्छा रिज़ल्ट था। तो देखिए, जो एंट्रेंस है वो हार्ड हो चुकी है और जो एग्ज़िट है वो इजी हो चुकी है, ऐसा सब लोग कहते हैं। पर जो मेहनत करता है उसी का रिज़ल्ट आता है, मैं तो ये कहती हूँ। तो आपको जितनी मेहनत करनी है आप उतनी मेहनत कीजिए, आप पास ज़रूर हो जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं कि जैसे कि किन किन लोगों ने अपने रिज़ल्ट के अंदर अनसक्सेसफुल देखा था, तो उससे रिलेटेड ये वीडियो है। तो देखिए, हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं ग्रुप 1, ग्रुप 2 के बारे में और इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के बारे में। तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में अगर आप देखने जाएँ तो फर्स्ट हमारा हो गया एडवांस अकाउंटिंग। तो उसके अंदर ये स्ट्रेटजी है कि आप कि पहले तो एएस था, पार्ट 1 एएस है और पार्ट 2 है हमारे चैप्टर्स। तो जो चैप्टर्स हैं उनको आप इतनी अच्छी तरह से कर लीजिए, इतने अच्छे तरीके से कर लीजिए कि आपको रात को भी कोई बोले ना कि मुझे ये सम सॉल्व करके दे, तो वो आप करके दे दीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि एएस आप डेली के एक एएस तो रखिए ही रखिए अपने शेड्यूल के अंदर। और छोटे एएस हैं तो उन्हें दो एएस रख लीजिए एक दिन में। और जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं आ जाती उनको रिवाइज़ डे बाय डे रिवाइज़ करना है और न्यू एएस भी करना है। ये हो गया हमारा एडवांस अकाउंटिंग। और फिर जब भी आपका कंप्लीट हो जाए तो एग्ज़ाम के 10-15 दिन पहले ही ये सब कंप्लीट हो जाना चाहिए और उसके 10-15 दिन पहले आपको मॉक टेस्ट लिखना है। इतने मॉक टेस्ट लिखिए, 4-5 जितने हो सके उतने, जो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस प्लस, क्योंकि ये जो एडवांस अकाउंटिंग का पेपर होता है वो बहुत ही लेंथी होता है, उसको टाइम लगता है लिखने के अंदर, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का 15-20 मार्क का पेपर छूट जाता है। तो मैं तो ये कहने वाली हूँ कि आपको मॉक टेस्ट लिखने ही चाहिए जब तब, सो डैट आपकी जो राइटिंग प्रैक्टिस के साथ में आप टाइम का भी ध्यान रखो। अब बात करते हैं लॉ के लिए ना, आपको एक स्लॉट बना लेना है कि ये टाइम पे सब कुछ छोड़ के मैं ये स्लॉट के अंदर मैं लॉ करने बैठ जाऊँ। तो ये लॉ के लिए है। और लॉ में एक ऐसा है कि आप एबीसी एनालिसिस करके पढ़ाई कीजिए और करना आपको 100% सारे सब्जेक्ट सारे चैप्टर्स करना है। बट एबीसी एनालिसिस से ये होगा कि हाई वेटेज वाले, और जो आईसी इंस्टीट्यूट हमेशा 14 मार्क्स में वो जो क्वेश्चन पूछती है वो आपके हो जाए और आपको वो 14 मार्क्स सिक्योर कर सको। और ऐसा करो कि जब आप एमसीक्यूज़ करने जाओ ना एग्ज़ाम के टाइम पे, तो एमसीक्यूज़ में जो क्वेश्चंस होता है उसके पहले पढ़ लेने का, जो थियोरी पार्ट जो उन्होंने बड़े बड़े पैराग्राफ्स में दिया होता है ना, वो आप बाद में पढ़िए। जब आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्वेश्चन में आंसर क्या होगा तब आप उसमें जंप कीजिए। ये बात थोड़ी ध्यान में रखने जैसे, तो मैंने इस पॉइंट को अभी बोल दिया कि तो लॉ में आपको ऐसा करना है, एबीसी एनालिसिस करना है और टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक को पढ़ना है, हर एक चैप्टर को पढ़ना है। जैसे कि एक चैप्टर है उसमें शेयर कैपिटल चैप्टर है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं। बाईबैक हो गया एक, वो दूसरा बाईबैक है, और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आप कर सकते हो। तो इस एबीसी एनालिसिस के थ्रू ही आप लॉ को कीजिए और सारे सब्जेक्ट आपके हो जाएंगे। अब तीसरा है हमारे पास इनकम टैक्स और जीएसटी तो बहुत इजी है। आपको बस जो कंप्लायंसेस है, जो लॉ एप्लीकेबल होता है वहाँ पर जीएसटी के रिलेटेड जो क्वेश्चन के अंदर, वही आपको पढ़ना है बस। मतलब आपको कंप्लायंसेस पता होने चाहिए और कुछ नहीं, बस जो कंप्लायंस पता है इसके अंदर ये क्वेश्चन आया बस उसको पुटअप करना है और कुछ नहीं। जीएसटी आप एकदम अच्छी तरह से कर लीजिए, आपके 50 मार्क्स सिक्योर है। और इनकम टैक्स भी हार्ड नहीं है, इनकम टैक्स सबसे इजी है। मैं तो ये बोलती हूँ कि मेरे लिए इनकम टैक्स बहुत इजी था, और आपको स्ट्रैटेजी पता हो ना तो आपके लिए सारे सब्जेक्ट इजी हो सकते हैं। तो इनकम टैक्स में ऐसा है कि आप है ना, जैसे कि जो छोटे छोटे चैप्टर है उनको फटाफट कर लीजिए, और जो बड़े चैप्टर है उसमें से आप लॉन्ग सम्स को उठाइए, जो आपके लॉन्ग सम करने से आपके सारे क्वेश्चन उस सारे टॉपिक्स वो क्वेश्चन में हो जाए, ऐसा रखिए। तो आपको हमेशा वही रखना है कि एक क्वेश्चन क्या है, जैसे पीजीबीबी का एक क्वेश्चन कर लो, उसमें ऐसे रखो कि सारे पॉइंट सारे कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर हो जाए। जैसे पीजीबीबी है, कैपिटल गेन्स है, ये इनके लिए सेपरेट ही क्वेश्चन बैंक या फिर एक क्वेश्चन बना ही लो, और बाकी छोटे छोटे चैप्टर तो आप कर ही सकते हो। तो ये हो गई हमारे ग्रुप 1 की स्ट्रेटेजी। अब बात करते हैं ग्रुप 2 के लिए। ग्रुप 2 में हमारा है कॉस्टिंग, ऑडिट और एफएम एसएम। तो मैं पहले एफएम एसएम के बारे में बता देती हूँ कि एफएम बहुत इजी है। आपको क्या करना है, पूरी बुक, मैंने क्या किया था कि मैंने एफएम की जो बुक है ना
उसमें पहले तो सारे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है, जो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ इसको मुझे एग्ज़ाम के एक दिन पहले देख के जाने चाहिए, वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं राइटिंग में, मतलब एफएम की बुक मैंने 3 4 बार तो पहले मैंने करके रख ली थी, और फिर एग्ज़ाम के 2 महीने पहले ही मैंने पूरी एफएम की बुक है ना राइटिंग में प्रैक्टिस की थी। जितने भी सम्स थे वो मैंने राइटिंग में प्रैक्टिस किए थे। और एसएम के लिए मैंने एक स्लॉट बना लिया था कि मैं 2 घंटे तो ये एसएम करूँगी ही करूँगी। तो एसएम में मेरी इतनी ग्रिप आ गई कि मुझे एमसीक्यू में फुल मार्क्स मिले हैं, और इवन मुझे 50 में से 35 मार्क्स एसएम में मिला है। और ये जो एसएम आपको है ना, मतलब लर्न भी करना है और साथ में आपको कॉन्सेप्ट, और जो बुक में जैसे पॉइंट्स दिए हैं ना वैसा का वैसा आपको लिख के आना है। और शॉर्ट रहे, क्रिस्पी रहे, चलेगा, बट आपके जो बुक में जो पॉइंट्स है वही आप रोज़ डेली कीजिए, आप रिवीजन कीजिए, आपके भी ऐसे मार्क्स आएंगे। और दूसरी बात यह है कि एफएम और एसएम बहुत स्कोरिंग है, तो आपको उसमें तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। कुछ बच्चों के लिए कॉस्टिंग बहुत ही ईजी रहता है और कुछ बच्चों के लिए कॉस्टिंग बहुत ही हार्ड। तो मैं तो उनमें से हूँ जिसको कॉस्टिंग बहुत हार्ड लगता है। तो कॉस्टिंग में आपको ऐसा करना है कि कॉस्टिंग में मुझे भी ऐसा लगता था कि मतलब इतना सब कर लिया फिर भी नहीं हो रहा है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट आप पढ़ लीजिए, फिर आप खुद से सम कीजिए। ऐसा नहीं कि आप बुक में से देख रहे हो फिर उसको समझ रहे हो फिर उसको कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कॉन्सेप्ट समझ लो फिर आप खुद से कर लीजिए वो सम, ताकि आप एग्ज़ाम में स्टक ना हो पाओ। और एग्ज़ाम में बुक के भी क्वेश्चन आएंगे और थोड़े कॉन्सेप्ट वाइज भी क्वेश्चन आएंगे, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा ना, तो कॉस्टिंग बहुत ईजी है। और कॉस्टिंग में हो सके तो थियरी करके ही जाना। अब बात करते हैं ऑडिट की। ऑडिट भी लॉ और एसएम जैसा है, बट ऑडिट के अंदर ऐसा है कि हमें लर्न करना है, फिर हम भूल भी जाते हैं उस चीज़ को। पर ऑडिट में आप ऐसा रखिए कि जैसे आपने 3 4 टॉपिक आज किए, उसके लिए भी आपको स्लॉट, मतलब मैं तो क्या बोलती हूँ कि लॉ, ऑडिट और एसएम के लिए आपको स्लॉट बना ही लेना है, और रोज़ डेली आपको पढ़ना है। जैसे ऑडिट में आप रोज़ 3 टॉपिक ले रहे हो, तो आपने आज 3 टॉपिक किए, तो कल आप वापस वो 3 टॉपिक को पहले राइटिंग में सिर्फ नोट्स ही लिख लो, सिर्फ पॉइंट्स ही लिख लो, बट उसको कीजिए। क्योंकि ऑडिट ऐसा सब्जेक्ट है कि हम एग्ज़ाम में ना उसको भूल जाते हैं कि उसमें क्या करना है। क्वेश्चन तो हमें आंसर आता रहेगा, पर क्वेश्चन देख के हमें ऐसा नहीं लगेगा कि इसमें आंसर क्या आने वाला है। तो आप क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस ऑडिट के साथ में कीजिए। जैसे एक टॉपिक पढ़ा, उसका क्वेश्चन किस तरीके के उसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो क्वेश्चन बैंक के थ्रू ही आप ऑडिट करना, तो आपका ऑडिट बहुत अच्छे से हो जाएगा। ऑडिट में भी एबीसी एनालिसिस करके आप कर सकते हैं। जैसे कुछ चैप्टर हैं जिसके अंदर अपने को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें टू द पॉइंट आंसर अपने को लिखने की ज़रूरत है। तो ये वीडियो है अनसक्सेसफुल वालों के लिए, बट मैं अब ऐसा नहीं बोलने वाली हूँ कि ये अनसक्सेसफुल, अब नेक्स्ट अटैम्प्ट में आपके भी रिजल्ट में सक्सेसफुल होगा, और आपको ये करके दिखाना है। तो अपने 2 मन को इस तरीके से यूटिलाइज़ करना कि बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करो, बिल्कुल भी इंस्टा स्क्रॉलिंग ना करो, रील्स को स्क्रॉल नहीं करो, इंस्टा में टाइम वेस्ट ना करो, इंस्टा बंद करके यूट्यूब के शॉर्ट्स मत देखने लग जाना, और अपने हो सके तो अपने फ़ोन को दूर ही रखना, लेक्चर देखने के लिए यूज़ करना। और देखिए ये जो टाइम है वो वापस नहीं आने वाला है। आपके 2 ही महीनों की बात है, 2 महीने चुटकियों में निकल जाते हैं। जब आप आर्टिकलशिप शुरू करोगे ना, तब आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ जा रहे हैं मेरे मंथ्स। तो 2 महीनों की बात है, फिर तो आर्टिकलशिप भी तो करनी है आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, और थैंक यू मेरा वीडियो पूरा यहाँ तक देखने के लिए। और मैंने जो बोला है उसे ज़रूर इम्प्लीमेंट करना, और अगर कुछ ना समझ में आए तो कमेंट डाउन ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।